बड़ी बात, केंद्र में कानून बनाने के लिए केंद्र के पास क्या होगी? पार्लियामेंट, संसद। तो राज्यों के पास भी कानून बनाने की अपनी संस्था है, राज्यों के पास भी कानून बनाने की संस्था है, उसको कहते हैं विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। राज्यों का क्या होगा? विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे शक्ति बंटवारा में क्या है कि एक को अगर कानून बनाना है उसके पास अपनी संस्था है पार्लियामेंट, राज्य को कानून बनाना है उसके पास अपनी संस्था है विधानमंडल। शक्ति बंटवारा क्या है? केंद्र के पास अपने कर्मचारी होते हैं, जिसको कहते हैं केंद्रीय कर्मचारी, सेंट्रल संसद होती है। ठीक, जैसे रेलवे के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारी हैं, बैंक के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारी हैं, डाकखाने के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारी हैं। माने इनकी भर्ती केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। जब डाकखाने की कोई वैकेंसी आएगी तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं आएगी, वो केंद्र सरकार के द्वारा आएगी। तो वो भर्ती उत्तर प्रदेश में भी की जाएगी, वो भर्ती उसी समय मध्य प्रदेश में भी की जाएगी, वो भर्ती भारत के कई जगह की जाएगी, क्योंकि भर्ती केंद्र सरकार ने निकाली है, वो रिक्रूटमेंट केंद्र सरकार द्वारा है। तो शक्ति जब बढ़ती है तो कर्मचारी बांटे जाते हैं, केंद्र के अपने कर्मचारी होते हैं, केंद्र के कर्मचारी होंगे जिनकी भर्ती ये सरकार करेगी। रेलवे की भर्ती रेलवे करेगा, रेलवे केंद्रीय संस्था है और वो भर्ती पूरे भारत से की जाएगी। उत्तर प्रदेश की भर्ती अगर कोई होगी, जहां उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की भर्ती है कि उत्तर प्रदेश की अपनी सर्विस है, अपने कर्मचारी उत्तर प्रदेश नहीं की जाएगी, वो भर्ती मध्य प्रदेश में की जाएगी, मध्य प्रदेश अपनी शिक्षक भर्ती की अपने प्रदेश निकालेगा। तो राज्य के पास अपने कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी और राज्य कर्मचारी। स्टेट पीसेस की भर्ती क्या है? राज्य कर्मचारी की भर्ती है, प्रशासन में राज्य के लोग जब जाएंगे, राज्य के लोगों की अपनी भर्ती होगी, स्टेट पीसेस होगा। और यहाँ पर केंद्र सरकार की भर्ती करती है वो आगे यूपीएससी, इनके पास यूपीएससी है, इनके पास राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनके पास यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। ये बढ़ रही है इस प्रकार से। जहां जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है, कि संघीय व्यवस्था होती है, हर मामले में चीजें बांटी जाती है। हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर को उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया है। जो फेडरल स्ट्रक्चर को जहां फॉलो किया गया है वो है अमेरिका, यूएसए में आप देखोगे वहां केंद्र का अपना संविधान, और हर राज्य के पास अपना संविधान। वहां आप जाओ यूएसए में, माने वहां टेक्सास के पास अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी बुक होगी, जहां पर टेक्सास राज्य का शासन कैसे किया जाएगा ये लिखा होगा। कैलिफोर्निया का अपना संविधान रखा होगा, वहां कैलिफोर्निया का शासन कैसे किया जाएगा लिखा होगा। और बहुत लोग है जो टेक्सास के संविधान में है वो कैलिफोर्निया के संविधान ना हो, तो जो कैलिफोर्निया के संविधान में है वो टेक्सास के संविधान ना हो। ठीक, इस प्रकार के उनके पास अपना संविधान है। भारत का ऐसा नहीं, भारत में सिर्फ एक ही संविधान है। ठीक, तो भारत फेडरल स्ट्रक्चर उस तरीके से नहीं है जिस प्रकार से वास्तव में ट्रू फेडरेशन, एक असली फेडरेशन, एक वास्तविक संघीय व्यवस्था जैसी होती है, वैसे भारत में नहीं है। अगर आपको एक ट्रू फेडरेशन देखना है, आपको क्लासिक मॉडल ऑफ फेडरलिज्म देखना है, आपको संघीय व्यवस्था का एक आदर्श रूप देखना है, तो आप जैसे जाइए तो देख लीजिए, वो एक मॉडल है। उनके पास पूरे यूएसए का एक अलग संविधान पुस्तक है, जहां पूरे यूएसए का शासन कैसे किया जाएगा, राष्ट्रपति कैसे होगा, संस्कृति कैसे क्या होगी, इस वहां पर लिखा हुआ है। वो हर राज्य का अपना संविधान है, वहां का गवर्नर का कैसे शासन करेगा, वहां का राज्य विधानमंडल की क्या शक्तियां वगैरह वगैरह। इसी प्रकार से आप वहां पर देखोगे कि यूएसए का अपना झंडा है और हर राज्य के पास अपना झंडा। ये कहते हैं कि शक्तियां बांटी गई, इस प्रकार से दोहरी सरकारें हैं वहां पर। हमारे यहाँ सिर्फ एक झंडा, तिरंगा। उत्तर प्रदेश का अलग झंडा नहीं है, मध्य प्रदेश का अलग झंडा नहीं है, यहाँ सिर्फ एक झंडा चलेगा। वहां पर क्या है, अलग अलग ध्वज है, ध्वज इनका अपना होगा और इनका अपना होगा। नागरिकता यूएसए में दो ही नागरिकता है, प्योर सिटीजनशिप, कि एक व्यक्ति कहेगा हम यूएसए के नागरिक हैं, और अगर वो टेक्सास का निवासी है तो कहेगा हम टेक्सास के भी नागरिक हैं। और टेक्सास के नागरिक होने के कारण उसको जो सुविधा दी जाएगी वहां पर कैलिफोर्निया के नागरिक को नहीं दी जाएगी। या कैलिफोर्निया में जो व्यक्ति रह रहा है वो कहेगा यूएसए के नागरिक है, यूएसए के नागरिक होने के कारण वहां राष्ट्रपति हो सकता है, दूसरी उसको सुविधा है तो यूएसए के नागरिक है। लेकिन कैलिफोर्निया राज्य में रहने वाला व्यक्ति इस बात का भी दावा करेगा कि हम कैलिफोर्निया के भी नागरिक हैं। तो कैलिफोर्निया की कुछ सुविधा उसको दी जाएगी जो टेक्सास के नागरिक को नहीं दी जाएंगी। तो ही नागरिकता, केंद्र के पास अपनी नागरिकता है, केंद्र के पास अपनी नागरिकता है और राज्यों के पास अपनी नागरिकता है। तो इसको कहते हैं शक्तियों का बंटवारा। दोहरी में हर चीज बांटी गई है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं किया गया। और जब हर चीज बांटी गई है तो न्यायालय का भी बंटवारा कर दिया गया। केंद्र के पास अपना न्यायालय
तो हर राज्य के पास अपना सुप्रीम कोर्ट, वहां पर आपको 50 राज्य है तो 50 सुप्रीम कोर्ट और एक यूएसए सुप्रीम कोर्ट, 50+1 आपको वहां सुप्रीम कोर्ट दिखाई पड़ेगा। ये क्या झाला है। इसका भी हुआ कि राज्य सरकार का जो मामले होंगे उसकी अंतिम अदालत उस राज्य का सुप्रीम कोर्ट है। उस सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल एंड बाइंडिंग है। अब उस फैसले को आप यूएसए के सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। राज्य के मामले के लिए राज्य के पास अपनी पूरी जुडिशरी सिस्टम है, पूरा जुडिशल सिस्टम है, उनकी अपनी जुडिशरी है। आप एक अदालत से दूसरी तरफ और फिर उसकी सुप्रीम अदालत होगी, सुप्रीम कोर्ट होगा उनका, वो टेक्सास का सुप्रीम कोर्ट होगा। और जब टेक्सास के सुप्रीम कोर्ट ने आपको डिसीजन दे दिया तो वो डिसीजन अब फुल एंड फाइनल है। आप ये नहीं कहोगे अभी तो हम यूएसए का सुप्रीम कोर्ट बाकी है, हम वहां जाएंगे, नहीं वहां नहीं जाओगे। तो राज्य के मामलों के लिए राज्य का अपना पूरा जुडिशल सिस्टम है, उसका अपना सुप्रीम कोर्ट है, वहां के फैसला उसका अंतिम होता है। लेकिन वो मामले जो संघ से संबंधित है, जो यूनियन से संबंधित है, केंद्र सरकार से संबंधित है, उस मामले के लिए आप केंद्र सुप्रीम कोर्ट जाओ। माने अलग अलग न्यायालय अलग अलग कानून का लागू करते हैं। राज्य का कानून है तो राज्य के कानून के लिए आपको राज्यपालक कोर्ट जाना पड़ेगा, और वहां कितना सुप्रीम कोर्ट है। तो मामला अगर यूएसए का है, केंद्र सरकार का है, तो उसके लिए राष्ट्र का सुप्रीम कोर्ट कहेगा या राज्य की न्यायपालिका कहेगी, राज्य के सुप्रीम कोर्ट कहेंगे भैया ये हमारा कानून थोड़ी है, कि तो गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने कानून बनाया है, इससे जुड़ा विवाद है, इससे जुड़ा आपको दिक्कत है, तो आप वो संघ के सुप्रीम कोर्ट में जाइए, संघ की अदालत में जाइए, हमारे मामले के लिए आप मेरे पास आइए। इस प्रकार वहां पर जब अर्जी बांटी गई है वहां न्यायपालिका की बांटी गई है। तो ये होता ट्रू फेडरलिज्म, इसे कहते हैं वास्तविक या असली संघवाद। हमारे यहाँ ऐसा संघवाद नहीं है, हमने इतनी शक्तियां राज्यों को नहीं दी है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इतनी शक्तियां राज्यों को दे दिया तो क्या दक्षिण भारत कहेगा हमको द्रविड़स्तान चाहिए, हम द्रविड़स्तान है, पंजाब कहेगा हम खालिस्तान है, गलत देश की बात करने लगेंगे। इस प्रकार से पूर्वोत्तर अपने अलग राज्य की बात करेंगे, जहां पर महाराष्ट्र एक अलग राष्ट्र बन जाएगा। हम लोग इतने मैच्योर नहीं है, हम लोग के अंदर अभी राष्ट्रीय चेतना इतनी प्रबल नहीं है कि हमारे संविधान निर्माता जानते थे। देश के बड़े आकार को देखते हुए उन्होंने संघीय व्यवस्था की और शक्तियां बांटी, क्योंकि अकेले केंद्र में बैठ के पूरे भारत का शासन सुविधाजनक तरीके से नहीं किया जा सकता। तो शक्तियां बांटने की ये महत्वपूर्ण शक्तियां हम ले रहे हैं, जो राष्ट्रीय हैं और जो स्थानीय, जो लोकल या रीजनल टाइप की शक्तियां हैं वो आप लोग संभालिए। लेकिन हमने कहा नागरिकता एक ही रहेगी, हम आपके अंदर ये फीलिंग्स नहीं आने देंगे कि हम महाराष्ट्र के भी नागरिक हैं, जय महाराष्ट्र बाद में राष्ट्र, ऐसा नहीं होने देंगे। जय बंगाली, बंगाली मानुस, ऐसी भावना हम नहीं पनपने देंगे। हम बिहारी मानुस, ऐसी भावना नहीं पनपने देंगे। तो हमने कहा नागरिकता में एक रखेंगे, कोई राज्य अपनी नागरिकता नहीं प्रदान करेगा। हमने कहा झंडा एक ही होगा, तिरंगा, किसी राज्य का अपना झंडा नहीं होगा। हम बहुत सावधान थे, क्यों? क्योंकि ये नवजात स्वतंत्र राष्ट्र हुआ था, ये बंटवारे पर पैदा हुआ था, देश का जनमानस धर्म के आधार पर बढ़ गया था, तो हम डरे हुए थे। तो हमने संघीय व्यवस्था अपनाई, हमारी मजबूरी थी, इतना बड़ा देश है, अकेले केंद्र का शासन हो नहीं सकता, संघीय व्यवस्था जरूरी है। लेकिन शक्ति बांटने में हमने बड़ी सावधानी बरती और हमारी संघीय व्यवस्था ऐसी बनी कि हमने केंद्र को शक्तिशाली बनाया, केंद्र को सशक्त रखा और राज्यों को कमजोर रखा, हर मामले को कमजोर रखा, टैक्स में भी कमजोर रखा, पैसे में भी कमजोर रखा। जब जेब भरी होती है तब आदमी ज्यादा उछलता है, और इतिहास साक्षी है, जब जो है सूबेदारों के पास आर्थिक शक्ति आई है, उन्होंने केंद्र के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ये हमारे इतिहास गवाह है। तो जब तक केंद्र सरकार सशक्त रही है, उन्होंने जो है राज्यों में इस प्रकार की शक्तियां बांटी, उनके पास ज्यादा आर्थिक शक्ति ना पाई। तो स्वतंत्रता के बाद भी हमने शक्तियां बांटी, तो बंटवारा ऐसे किया कि हर बार केंद्र को ज्यादा शक्ति दी और राज्यों को कमजोर बना रखा। तो ये बात हर जगह लागू हुई, और संसाधनों के बंटवारे में भी हमने बेईमानी करी। अब तो जब बंटवारा हो रहा था तो केंद्र को ज्यादा पैसा रखा गया और राज्यों को कम, के ट्रस्ट बहुत कम कर, उनके पास हमेशा कटोरा लेके आपको केंद्र के पास आना पड़ेगा। बट कैसे विद्रोह कर पाओगे? फिर ये समझौता समझा रहे। तो आज हम आपको न्यायालय पढ़ाने जा रहे हैं, तो न्यायालय में इस बात को आप समझिए कि समान तौर पर संघीय व्यवस्था में दोहरी न्यायपालिका होती है। जब हर चीज दोहरी तो न्यायपालिका भी होती है, केंद्र की अपनी न्यायपालिका, राज्य की अपनी न्यायपालिका। लेकिन भारत में क्या हुआ है, हमने एकीकृत न्यायपालिका को चुना है, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी।
ठीक, यहाँ क्या है, वही उच्च न्यायालय है, वो उच्च न्यायालय राज्य कानून पर भी फैसले देगा, वही उच्च न्यायालय केंद्र सरकार से जुड़े कानूनों पर भी फैसला देगा। अगर हमको केंद्र सरकार के किसी कानून से कोई दिक्कत हो जाती है, हम उसी उच्च न्यायालय में जाएंगे। उच्च न्यायालय क्या, तो केंद्र सरकार का मामला है, हमको इसमें सुनना पड़ेगा, क्योंकि बंटवारा यहाँ नहीं किया। और राज्य सरकार के किसी कानून से कोई दिक्कत है तो भी हमारा हम जो हम यूपी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट उन कानूनों पर भी फैसला देता है जो फैसले राज्यों के हैं, राज्य से जुड़े कोई मामले हैं उनकी सुनवाई अंत में कहाँ होती, सुप्रीम कोर्ट। और केंद्र सरकार से जुड़े मामले होते उसकी सुप्रीम कोर्ट होती। अर्थात भारत में न्यायपालिका का विभाजन नहीं किया गया, जैसा कि संघीय व्यवस्था में किया जाता है, जैसा कि यूएस में किया गया है। भारत में जो न्यायपालिका कितने इंटीग्रेटेड जुडिशरी, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट, हमारा न्यायपालिका की गहरी व्यवस्था है, हमारे यहाँ न्यायपालिका की एकीकृत व्यवस्था है, हमारे यहाँ न्यायपालिका का यूनिफिकेशन है, हमारे यहाँ न्यायपालिका का डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स नहीं है, यहाँ दो सिस्टम ऑफ कोर्ट्स नहीं है। ठीक, ये पूरी बात का साफ अब क्लियर हो गया आप लोग। तो आपको ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हमारी न्यायपालिका कैसी है। जो स्टेटमेंट आपकी परीक्षा में बार बार आएगा कि भारत की न्यायपालिका कैसी है, एक गहरी न्यायपालिका है। भारत न्यायपालिका कैसी है, एकीकृत न्यायपालिका। ठीक, तो क्योंकि न्यायपालिका की बात चल रही है तो यह हम शुरुआत करते हैं कि भारत की न्यायपालिका कैसी है। भले भारत में संघीय व्यवस्था है और संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकारें होती हैं और उन दोहरी सरकारों के अनुरूप हर चीज बांटी जाती है, वहां पर दोहरी न्यायपालिका भी होती है। एक केंद्र की न्यायपालिका, एक राज्य की न्यायपालिका। केंद्र की न्यायपालिका केंद्रीय कानूनों को लागू करता है, राज्य की न्यायपालिका जो राज्य के स्टेट कोर्ट है वो स्टेट लॉ को एनफोर्स करते हैं। लेकिन भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, वही न्यायपालिका केंद्र सरकार के कानूनों को भी लागू करेगी और वही न्यायपालिका सरकार के कानूनों को लागू करेगी। बात एकदम क्लियर है, कोई डाउट? दूसरी चीज देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? इस सुप्रीम कोर्ट बात छोड़ो, भारत में सुप्रीम कोर्ट कब आया? कोई एक्ट की बात कर रहे हैं जो ब्रिटेन के जो नहीं करवाया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट आज जैसा सुप्रीम कोर्ट नहीं था, उसको पूरे भारत में अधिकार नहीं था। उसको अधिकार कलकत्ता में वहां पर उस एरिया में जो जहां पर ब्रिटिश शासन शुरू हो गया था बस वहां तक उसका अधिकार था। बाद में उसका अधिकार क्षेत्र वहां से बढ़ाया गया और चूंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में वहां पर भी ब्रिटिश कॉलोनी स्थापित हो चुकी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश कॉलोनी स्थापित होती थी, तो बाद उसका अधिकार क्षेत्र बढ़ाकर वहां पर भी कर दिया गया। ठीक, लेकिन पूरे भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ये चीज बहुत बाद में आई जब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया, तो उसके द्वारा भारत में जो है एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई 1937 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में एक सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट बनाया गया था। यहाँ तक बात आप लोगों ने पहले कभी सुनी है? 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसी के अंतर्गत 1937 में दिल्ली में जो है फेडरल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। मगर सुप्रीम कोर्ट के पास वैसे शक्तियां नहीं थी जैसे शक्ति आज के सुप्रीम कोर्ट के पास है। तब वो हमारे यहाँ का अंतिम एक फाइनल कोर्ट नहीं होता था, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को में अपील की जाती थी। आप ब्रिटेन में जाइए, वहां पर जो है प्रीवी काउंसिल है, जहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अपील जो है प्रीवी काउंसिल में की जाती है। माने प्रीवी काउंसिल हमारा जो है अल्टीमेट कोर्ट था, वो फाइनल न्यायालय था, यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं था। माने यहाँ सुप्रीम कोर्ट भारत में सबसे अंतिम न्यायालय था। लेकिन उसके बाद भी इस फैसले की आप कंसर्न नहीं है, तो आप जाइए ब्रिटेन, वहां की प्रीवी काउंसिल में आप अपील कीजिए, वहां पर फैसला किया जाएगा। स्वतंत्रता के बाद से क्या हुआ? स्वतंत्रता के बाद से अब कोई प्रीवी काउंसिल नहीं, अब हमारा कोर्ट ही अंतिम है, यहाँ का फैसला फुल एंड फाइनल है, सुप्रीम कोर्ट फैसला है, उसके विरुद्ध आप कहीं अपील नहीं कर सकते। पूरी बात अगर आज हिंदी में ही लिखा दे तो
वो ज्यादा दिक्कत है। उस पे पढ़ लेना ना तो। इंग्लिश में बोल दीजिए, ये लोग लक्ष्मीकांत से पढ़ लेंगे। ऐसा हिंदी में बहुत ज्यादा है ना। हाँ कठिन होता है। पढ़ने के लिए अंग्रेजी बात चलेगा लेकिन बहुत पॉइंट वाइज दिखाएंगे, ठीक है, ज्यादा भूमिका नहीं बनाएंगे। ऐसे सर इस पे ये लिखा हुआ है कि भारत के उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन हुआ है भारत, क्योंकि ये उच्चतम न्यायालय भाई, जो इसके पहले हमारे पास उच्चतम न्यायालय था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत था। कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ, उस संविधान में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था थी, उसकी सारी शक्तियां उसका सारा कंपोजिशन स्ट्रक्चर में लिखा हुआ था, तो उस पर वो रोक दिया गया सुप्रीम कोर्ट। तो अब ये नया सुप्रीम कोर्ट आया, ठीक, उसके पहले कौन सुप्रीम कोर्ट था? उसके पहले वो सुप्रीम कोर्ट था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत था, उसके पास बहुत सारी शक्तियां नहीं थी, और हमने भी बताया वो अंतिम न्यायालय भी नहीं था। वो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय देता था तो आप उसके विरुद्ध अभी भी अपील कर सकते हैं, आप रिजल्ट जाइए प्रीवियस काउंसिल अपील कीजिए। अब जो 28 जनवरी 1950 को जो सुप्रीम कोर्ट आया, अब के हमारे संविधान के अनुसार आया है, समझ रही है? अब वो संविधान के अनुसार आया है, और संविधान के अनुसार आया है, तो अब ये जो है इसके पास शक्तियां ज्यादा है, आपके पास वो सारी शक्तियां हैं जो संविधान में बताई गई। तो ये नया सुप्रीम कोर्ट है, कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं। लेकिन हमने जो भी सुप्रीम कोर्ट की बात चली, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट को वहां से जोड़ा जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1974 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था। वो सुप्रीम कोर्ट और आज के सुप्रीम कोर्ट में कोई तुलना ही नहीं है, वो एकदम की अलग चीज है। आज का सुप्रीम कोर्ट एकदम अलग है। लेकिन बाद में पूरे भारत में जब एक सुप्रीम कोर्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के पास, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट से एकदम अलग था। उसके पास ज्यादा शक्तियां नहीं थी, और वहां पर अंतिम अपील नहीं होती थी, अब उसके निर्णय के विरुद्ध भी अपील होती थी। अब जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और 26 के 2 दिन बाद 28 जनवरी को ये सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ, ठीक। तो ये सुप्रीम कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट है जिसका सारा प्रोविजन हमारे संविधान दिया गया, उसकी क्या पावर होंगी, उसके क्या फंक्शंस होंगे, उसके क्या ड्यूटीज होंगी, ठीक, ये सारी चीजें इस सुप्रीम कोर्ट, ये एक नया सुप्रीम कोर्ट है। यद्यपि भारत में संघीय व्यवस्था प्रचलित है, जहां शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। संघीय व्यवस्था क्या है? जहां संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, जहां संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। जहां संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। फिर भी भारत में न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है, क्योंकि न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अंडरलाइन करना है। स्वरूप एकीकृत है, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड माने इंटीग्रेटेड। although in India federal structure is prevalent. Federal structure is prevalent. Where powers are distributed, here power are distributed
between the center and the states, their powers are distributed between the center and the states by the constitution itself. By the constitution itself. Comma. There is integrated system. There is integrated. There is integrated judiciary. There is integrated judiciary. There is integrated judiciary. Okay. That is Supreme Court at the top. That is Supreme Court at the top, and high courts in the states below it, and high courts in the state below it, and high courts and high court in the states, and the high court in the states below it. Full stop. Under the high court, there are hierarchy. हायरार्की का नाम है सुना? हाँ, जो भी होता है, ठीक? बात समझ गए ना? There are hierarchy of subordinate courts. There are hierarchy of subordinate courts. हिंदी में क्या लिखा है? स्वरूप, जिसमें शीर्ष स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें शीर्ष स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें शीर्ष स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे राज्यों में हाई कोर्ट है, उसके नीचे राज्यों में हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, उसके नीचे राज्यों में हाई कोर्ट है, उसके नीचे राज्यों में हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के अंतर्गत जिले स्तर पर हाईकोर्ट के नीचे या हाईकोर्ट के अंतर्गत जिले स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय का पद सोपान है, अधीनस्थ न्यायालय का पद सोपान है। जिले स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय का पद सोपान है, माने हायरार्की। अधीनस्थ न्यायालयों का पद सोपान है, जब पद अनुक्रम है। इसका क्या है? इसका मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे ऊपर क्या है? अभी दिखा रहा सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, ठीक? ऐसे नीचे राज्य में क्या होगा? हाई कोर्ट, ये इसी के अंदर करते नीचे। अब हाई कोर्ट के नीचे क्या राज्य है? राज्य के अंदर कई जिले होंगे, ठीक?
कई जिलों में, और हर जिले में क्या होगा, वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, ठीक, वहां क्या होगा, जिला एवं सत्र न्यायालय, हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक, ये चीज यहाँ पर होगी, ठीक, यही चीज यहाँ पर होगी। एक पिरामिड बन रहा है, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे जो है मुस्लिम न्यायालय होता है, और इसके नीचे भी जो है किस तरीके से पिरामिड बनेगा, मुस्लिम न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे अंतर्गत होती है, इसी का नीचे होते हैं। हाँ अलग से कहीं नहीं ना, नहीं अलग से कहीं नहीं। अब देखिए आपसे पिरामिड बन रहा है तरीके से, आपका पिरामिड बन रहा है, ये सब क्या इसी पर कोई अलग से कोर्ट है, ये के लिए अलग सिस्टम है, राज्य की अलग सिस्टम है। मगर अगर आप यो से जाइए, मान लीजिए आप यो से जाइए तो वहां पर जो है आपको दोहरा चीज नजर आ गई, एक हाँ यो से आप क्या होगा, एक तरफ सेंटर का जो है होगा, एक तरफ क्या होगा स्टेट्स होगा, वहां सेंटर का जो है सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे के कुछ कोर्ट, फिर उसके नीचे के कुछ कोर्ट, हर स्टेट की चल रही है, स्टेट का अपना सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे के कुछ कोर्ट, फिर उसके नीचे के कुछ कोर्ट, ये क्या है, ये दो सिस्टम ऑफ कोर्ट है। तो आप यूएसए में जाओगे तो वहां पर आपको दोहरी न्यायपालिका नजर आती है, स्टेट्स का अपना पूरा स्ट्रक्चर है, सेंटर का अपना स्ट्रक्चर है, जहां उसका अपना सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे अदालतें हैं, उसके नीचे अदालतें हैं, और यहाँ पर कौन से मामले देखे जाएंगे, वो मामले जो संघीय हैं, जो यूनियन के मामले हैं, यहाँ पर राज्यों के मामले नहीं देखे जाएंगे। अगर किसी राज्य में जाओगे तो उसका पूरा अपना जो है स्ट्रक्चर है, उसका अपना सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे अपने कोर्ट है, उनके नीचे अपने कोर्ट है, और यहाँ पर सिर्फ राज्य के मामले देखे जाएंगे। अब आप अगर यूनियन का मामला यहाँ लेके आओगे तो नहीं सुना जाएगा, या राज्य का मामला अगर आप सेंट्रल वाले कोर्ट में जाओगे तो वहां नहीं सुना जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ इसी हाई कोर्ट में यूनियन का भी मामला सुना जाएगा, स्टेट का भी सुना जाएगा, जहां पर इसे सुप्रीम कोर्ट में यूनियन का भी मामला सुना जाएगा, स्टेट का भी सुना जाएगा। तो हमारे इस प्रकार से दोहरी व्यवस्था में स्टेट के अपने एक अलग जुडिशल सिस्टम है, और केंद्र सरकार की अपनी जुडिशल सिस्टम है। ऐसा अलग अलग जुडिशल सिस्टम भारत में नहीं है, भारत इस प्रकार की अलग अलग न्यायपालिकाएं नहीं है, यहाँ न्यायपालिका का बंटवारा नहीं किया गया। हाँ, कानून बनाने के लिए तो संसद और विधानसभा को बंटवारा किया गया कि तुम्हारी संसद है, तुम केंद्रीय कानून बनाओ, हर राज्य के पास अपनी विधानसभा है, आप राज्य के कानून बनाओ। देखो, कानून बनाने के लिए तो बंटवारा किया गया है, इस प्रकार से प्रशासन का बंटवारा किया गया है। केंद्र में जो है राष्ट्रपति बैठेंगे और प्रधानमंत्री बैठेंगे, उनका मंत्रिमंडल होगा, वो भारत का शासन करेगा। राज्यों के शासन के लिए वहां पर जो है आपका बैठेंगे सीएम, गवर्नर, उनका अपना प्रशासन होगा। वहां पर केंद्र के अपने कर्मचारी हैं, राज्य के अपने कर्मचारी, सब चीजें पार्टी है। लेकिन जब बात न्यायपालिका की आई तो हमने कहा ये दोहरी न्यायपालिका नहीं चलेगी, ये न्यायपालिका, ये जो बात है, ये स्टेटमेंट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे बार बार कमाएगा कि भारत की न्यायपालिका कैसी है, एकीकृत है। ठीक सर, ये कुछ पूछ सर, जब सारे स्टेट का मामला स्टेट में सुलझ जाता है तो वहाँ यूनियन वर्क क्या करती है? ऐसे बहुत से मामले होते हैं जो मान केंद्र का कोई कानून है, उस कानून के लेकर कोई विवाद है, तो केंद्र के कानून के लिए जो है आपको सेंटर के पास जाना पड़ेगा, वो मामला यहाँ नहीं सुलझेगा, उस मामले की सुनवाई यहाँ स्टेट की अदालतों में नहीं होगी। संसद ने कोई कानून बनाया, कोई होगा तो ना स्टेट का टॉपिक होगा ना, जो यूनियन में जाएगा। नहीं, जैसे भारत में 2 कानून बनते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाया, मान लीजिए जब बिहार सरकार ने कानून बनाया, तो यूपी सरकार ने कानून बनाया, कोई सलाह नहीं देगा, जैसा मध्य लागू कर दी गई है। अब इस कानून को लेकर हम सोचे कि हम जो है वहां के सेंटर में चले जाए कि देखो ये कानून तरीका है, हम तो कर सकते हैं। आप यूपी वाले में जाइए, हमारे क्या है, हम इसी कानून को लेकर यहाँ से लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, इसी राज्य के कानून के लड़ाई लड़ते हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा अरे हमारे पास कैसे आ गए, ये तो यूपी का मामला था, यूपी हाई कोर्ट में तक सुलझा, उसके बाद आप बताओ। यहाँ पर जो है उसी मामले वही एक कोर्ट जो है राज्य सरकार वाले मामले में सुनेगा, वही एक कोर्ट केंद्र सरकार के मामले को भी सुनेगा। केंद्र सरकार ने जो नागरिकता अधिनियम कानून बनाया,
और कहा कि हम इन व्यक्तियों को नागरिकता देंगे, इन व्यक्तियों से नागरिकता छीन लेंगे। तो ये जो मामला है, हम इस मामले को चैलेंज कर सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं कहेगा अरे हाँ बस तुम आ गया सुप्रीम कोर्ट जो इसको केंद्र ने कानून बनाया, हम तो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, हम तो राजकुमार में सुनते हैं। यहाँ पर मामला हम उठाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर यह हमारे पास कोई मतलब नहीं, क्यों कानून केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का है। वही एक न्यायपालिका केंद्र सरकार के कानून को भी सोचती है, वही एक न्यायपालिका राज्य सरकार के कानूनों पर भी फैसला देती है। लेकिन यूएसएफ क्या है, अलग अलग न्यायपालिका है। देखा जाता है किस मामले को लेकर आए हो, अच्छा ये मामला राज्य सरकार का है तो उस अदालत में जाइए, अच्छा ये मामला केंद्र सरकार का है इस अदालत में आइए। कोई कंफ्यूजन? आप मतलब किसी कोर्ट पे जा सकते हैं या वहां पे नहीं कर सकते डायरेक्ट या वहाँ फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किसके कानून से हो रहा है, किसने उल्लंघन किया है? क्या फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन वहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ऑफ यूएसए कर रही है तो इसलिए ये अदालत है? क्या फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन इसलिए हो रहा है कि राज्य सरकार ने ऐसा ऑर्डर पास किया है, राज्य सरकार ने इसका ऐसा कोई जो है कानून बनाया है जिससे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो राज्य सरकार के कानून राज्य सरकार की कोर्ट में आएंगे। बात क्लियर होगी? देखिए फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन दोनों तरफ से है। फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है केंद्र सरकार के द्वारा भी हो सकता है, केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया, केंद्र सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी किया, केंद्र सरकार ने इस प्रकार कोई भर्ती निकाली और जहां भेदभाव किया, समानता का उल्लंघन किया, तो वो मामला केंद्र सरकार का है। तो वहां पर क्या करेंगे, उसके लिए हम केंद्र सरकार के कोर्ट में जाएंगे। राज्य सरकार भी फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन कर सकती है, राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया, राज्य सरकार प्रशासन ने कोई ऐसा काम किया, राज्य सरकार ने कोई भर्ती निकाली इसमें फंडामेंटल राइट्स की समानता का उल्लंघन हो रहा है, ठीक। तो वहां पर क्या होगा, ऐसा कुछ हो रहा है तो राज्य अपना कानून है, राज्य का अपना कोर्ट है। और कुछ ये बात इतनी बात क्लियर हो गई था? तो इसी चीज में लिखा है यार, हमारे यहाँ क्या है, बस एक ग्रामर है, उसी में सबका काम सुझा लिया जाएगा। उनके पास क्या है, स्टेट्स के अपना है और सेंटर का अपना है। हाँ अभी ज्योग्राफी वाले सर की क्लास में यही हुआ था, पूरा नाम ले लिया गया था उसका। फेमस हो रही है वो क्लास में, ये लोग तो बगल में नहीं बैठते उसके। जब सामने हो तब लाइक की जाती है। और क्या जैसे सामने बोलो अगर आप सुनिए साथ में नहीं आ रहे हैं सर सोच रहे हैं 1774 के डेवलपिंग एक्ट के तहत ये एक थोड़ा इतिहास का पक्ष है, पढ़ा लीजिए ना सबको। तो इसको बताएं या छोड़ दें? बता भी दिया है सर ऐसे नहीं लिखा भी दिया नहीं ऊपर लिखा है। हाँ वैसे समझा है। नहीं लिखने का हमने लिखा है क्या, लिखा होगा। अच्छा वो यहाँ पर वो एक्ट कर रहा है, हाँ तो वहां पर आप जाके वहां पर जाके कंफर्म करना पड़ेगा। और सर दीपावली का होमवर्क देके जाइएगा। जितना आर्टिकल याद करनी है जितना आपको नहीं सर कोई नहीं पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, कोई नहीं सर एक लिमिट डिसाइड कर दीजिए क्या क्या है सर क्या। इसका नहीं होगा। हाँ सर तुम पहले चॉकलेट दो जल्दी हमको। होमवर्क किया नहीं स्पेक्ट्रम क्या है? हर चीज कहीं ना कहीं लिखी है। हाँ कोई चीज हमको ऐसा कोई चीज हम बता रहे हो हम कहीं से ला रहे हैं। सभी पढ़ के आए।
अरे कहीं ना किसी सोच से ही पढ़ा है, किताबों से ही पढ़ा है, कुछ संविधान हमने रचा नहीं, इतिहास का हमने निर्माण किया नहीं, जो कुछ आपको बताना है किताबों से ही पढ़ा है। कहीं तो दे ही होगा, लेकिन तो सही जगह दिया कि नहीं दिया। जब आप पढ़ रहे हैं नहीं है ना, तो फिर नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं, इसको बस आपको नोट करना है। ये जो है इतिहास में आपको बताया जाएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत भारत में कलकत्ता में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये पॉइंट आपको लिखाना है। ये बात क्वालिटी की नहीं है, लेकिन क्योंकि जीएस का एक पोर्शन है और हम क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहे हैं, इसलिए वहां पर बात प्रासंगिक हो जाती है, बात रेलेवेंट हो जाती है। तो लिख लीजिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में 1974 को, कलकत्ता में 1974 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1974 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1974 ही बोला था आपने पहले एक बार आपने 1774 बोला था कुछ, बस मुद्दा In 1974, a Supreme Court was established. A Supreme in 1974, 1774. In 1974. अरे तो आप कर लीजिए ना। 1974. In 1774, a Supreme Court was established. A Supreme Court was established in Calcutta. उसमें उसको कलकत्ता कहते हैं। कैलकुलेटर लेके मैंने पहले बोलते थे हाँ सीधी सभी तो का नहीं बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं तब तो भी चलिए। अच्छा चलिए क्या था क्या बोला 1774 a Supreme Court was established. Sorry, a Supreme Court was established in Calcutta under the Regulating Act, under the Regulating Act of 1773, under the Regulating Act of 1773. हम ये बता रहे हैं 1973 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया और उस एक्ट के तहत जो है 74 में जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक, तो ये हुआ ये था कि जब बंगाल में जो है अंग्रेजों का शासन आया तो अब उसको रेगुलेट करने की जरूरत थी ना। उसको रेगुलेट करने के लिए जो है एक रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसका काम ये था कि अब जो ये नया नया शासन स्थापित हुआ है अंग्रेजों का, वो कहाँ हुआ है? बंगाल में। बंगाल में उसमें बंगाल में
आज का बांग्लादेश, आज का वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये कितना प्रमुख था। यहाँ पर जो अंग्रेजी बस्ती है वहां के मामलों को सुलझाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये सारी चीजें आपको इतिहास में बताई जाएंगी। यहाँ बस इतने ही आपको करना है। इसका क्या हुआ, बाद सुप्रीम कोर्ट पहले कलकत्ता तक के मामलों को देखता था, बाद उसने जहां जहां अंग्रेजी बस्तियां थी भारत में, उन्हें भारत का मामला नहीं देखता था, क्योंकि भारत में राजाओं का भी शासन है। अब वो सुप्रीम कोर्ट क्या राजाओं के शासन को देखेगा? जब वहां क्या करेगा, राजाओं की अपनी अदालतें हैं, अपनी कचहरी है, अपने न्याय है, अपने न्यायालय है, वो बस वहां पर अपना क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा था जहां अंग्रेज बस्तियां थी। तो पहले कलकत्ता, बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, इनको उसके दायरे में ला दिया गया। फिर क्या हुआ 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, भारत शासन अधिनियम आया, अब तक भारत में शासन अंग्रेजों का ठीक ठाक हो चुका था, जिसमें भारत में जो है अंग्रेजों का है 2/3 क्षेत्र में अंग्रेजों का शासन था और 1/3 क्षेत्र में जो है, ये थोड़ा सा हमको डाउट है, भारत में राजाओं का शासन था। भारत में राजाओं का शासन 1947 तक रहा है, लेकिन जहां पर राजाओं का शासन था वो कठपुतली थे, उनके पास वास्तविक सॉवरेनिटी नहीं थी, वो पूरी तरीके से अंग्रेजों की जजमेंट थे। तो कहने के लिए उनका शासन था, मगर शासन वहां पर राजाओं का ही था। तो जहां पर अंग्रेजों का शासन था भारत में बड़े हिस्से पे, उसके लिए जो है एक फेडरल कोड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1935 में, और ये स्थापना की गई थी 1937 में। एक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई दिल्ली में। ठीक, लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट लिखिए, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, under the government of India Act 1935, a federal court was established. A federal court was established in Delhi. In 1937 1935 का जो एक्ट आया था, उस एक्ट के तहत 2 साल बाद 1937 में जो है कि सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया दिल्ली में। This federal court was not the highest court of appeal. This federal court was not the highest court of appeal. ये संघीय न्यायालय हिंदी में लिखा है इसको, कुछ नहीं लिखा है, कहाँ पे लिखा है? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत नई दिल्ली में 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1935 एक संघीय 37 में 2 साल बाद एक संघीय न्यायालय की। देखिए कोई एक्ट आता है तो उस एक्ट से संस्था को स्थापित कर दी जाएगी, एक्ट में व्यवस्था की गई है, तो उस व्यवस्था को अप्लाई करने में 1 या 2 साल लग सकते हैं। जैसे 73 का रेगुलेटिंग एक्ट था और 74 सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ, ऐसे 1935 का एक्ट था और 37 सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ। यह भारत में अपील का शीर्ष न्यायालय नहीं था, यह भारत में अपील का शीर्ष न्यायालय नहीं था, यह भारत में अपील का शीर्ष न्यायालय नहीं था। याचिका हमने कहा बोला, लिखना अपील की हिंदी होता है, अपील हिंदी याचिका नहीं होती है।
अपील अपने आप में अंग्रेजी शब्द है, APPEL अपील। इसलिए बोला कि याचिका नहीं कहोगे, याचिका को पिटीशन कहते हैं। पिटीशन जारी करने की आपने नहीं है ना, ये अपील का, जब हम कोई फैसले के विरुद्ध जो है ऊपर जाते हैं तो कहते हैं अपील कर रहे हैं। ये भारत में अपील का अंतिम न्यायालय नहीं था, ये भारत में अपील का अंतिम न्यायालय है। अंग्रेजी में क्या लिखा है इसको? दिस वाज नॉट फाइनल कोर्ट ऑफ अपील ना। फाइनल कोर्ट ऑफ अपील कहिए, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कीजिए। हिंदी अंग्रेजी दोनों हो गया। अब था क्या, इस फेडरल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध लंदन में या इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल में अपील की जाती थी। ठीक, हाँ देखना सर फिर से बोल दीजिए। हाँ अभी बोल रहा है, अभी पर समझिए ना, ये अंतिम न्यायालय नहीं है अपील का। माने अभी इसके ऊपर, इसका मतलब अभी इसके ऊपर भी एक न्यायालय काम कर रहा है। वो न्यायालय कहाँ पर है? वो प्रिवी काउंसिल है। कहाँ पर? इंग्लैंड में। ठीक, तो लिखिए, इस संघीय न्यायालय के विरुद्ध, इस संघीय न्यायालय के विरुद्ध अपील, इस संघीय न्यायालय के विरुद्ध अपील, इस संघीय न्यायालय के विरुद्ध अपील ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल में की जाती थी। इस संघीय न्यायालय के विरुद्ध अपील ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल में की जाती थी। अभी ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल माने वो जो है सबसे ऊंचा कोर्ट है। सभी मामले नहीं जाते थे, इस मामले जाते हैं। अच्छा, तो वो तो आज भी सुप्रीम कोर्ट का हर मामले से नहीं जाओगे, वो तो आज भी है। नहीं सर, अभी भी क्रिमिनल कोर्ट जाके क्रिमिनल की कोई है अगर उसकी बेल नहीं सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये वो पहले नहीं था। आज भी हर मामले के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हो। सुप्रीम कोर्ट में पहले हाई कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है। जब अगर वहां से अनुमति मिली तब आप सुप्रीम कोर्ट अपील करोगे। ये नहीं कि कोई भी मामला, तो हर मामले में अपील की अनुमति नहीं दी जाती है। वो तो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। नहीं तो बताते हैं, हम कह रहे हैं हर मामला आप में नहीं जाओगे, कुछ खास मामले वहां जाते हो, जो चीज वहां तय की जाती है। आप हाई सुप्रीम कोर्ट कब जाओगे? जब हाई कोर्ट में केस होगा। अब हाई कोर्ट से जब आपको अनुमति मिलेगी अपील की, तो हाई कोर्ट तय करता है कि अपील की अनुमति देनी है कि नहीं देनी है। तो वो मनमानी पर थोड़ी होता होगा, उसके पीछे क्राइटेरिया होता है किसमें अपील देनी, किसमें अपील नहीं देनी है। तो वो चीज कोई नई चीज नहीं है। तो अगर हर मामला वहां भेजा जा रहा है तो उसकी प्रकृति देखने जाती है कि ऐसे नहीं है, इसलिए आप जो है वहां तक पहुंचे। तो क्या होगा, जो उच्चतम न्यायालय वहां मुकदमों की भीड़ लग जाएगी। अभी वहां पर 10-12 हजार मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो हर मामला वहां पर भेजेगा। तो मामले को देख कर भेजा जाता है कि हाँ इसलिए आप वहां अपील कर लीजिए, या इस पर आपको अपील की अनुमति नहीं है। हाँ आगे, the then highest court of appeal was the then highest court of appeal, the then highest court of appeal against the federal court, against the federal court, the then highest court of appeal against the federal court was Privy Council, was Privy Council in Britain, was Privy Council in Britain। जहां तक बात करना है, हमने आपको ये बताया कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। 1974 में हमने आपको बताया कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसके अंतर्गत नई दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। मगर ये फेडरल कोर्ट भारत में अपील का अंतिम न्यायालय नहीं था। इसके विरुद्ध आप जो है अपील प्रिवी काउंसिल में कर सकते हैं। ठीक, अब जब हमारे यहाँ संविधान लागू किया गया
तो संविधान के प्रोविजन 124 के तहत जो है एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई। तो इसी फेडरल कोर्ट को हमने जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया उस सुप्रीम कोर्ट में जिसको आज हम जानते हैं। चीज वही है पर उसकी शक्तियां फंक्शन बदल दी गए। तो ये सुप्रीम कोर्ट है आज का, ये जो है इसका उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950। इसका भी हुआ 1950 के पहले तक हम आजाद हो चुके थे और 1950 के पहले तक हमारे पास दूसरा सुप्रीम कोर्ट था। और जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान के अनुसार जब मौजूदा सुप्रीम कोर्ट सामने है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन क्या है, माने यहाँ पर जज कितने होंगे, तो आप देख लीजिए। उच्चतम न्यायालय ब्रैकेट में अनुच्छेद 124 से 147 उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ब्रैकेट में आर्टिकल 124 से 147 आर्टिकल 124 से 147 उच्चतम न्यायालय संविधान में, हमारे संविधान में कितने भाग हैं? हमारे संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग। ये चीज आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, संविधान कितने भाग हैं? हमारे संविधान में 22 भाग हैं। लेकिन अगर आप गणना करोगे, आप गिनती करोगे तो उनकी संख्या कितनी आएगी? तो 25 आएगी। क्योंकि बाद में कई पार्ट जोड़े गए हैं। जैसे भाग 9 था तो 9 था, भाग 4 था 4 का, इस प्रकार से बाद में भाग जोड़े गए, एक आध भाग घटाए गए, कुछ भाग जोड़े गए। तो आज जब आप गिनती करोगे तो गिनती में आपको 25 भाग मिलेंगे, लेकिन ऑफिशियली आधिकारिक रूप से आपका आंसर क्या होता है? हमारे 22 भाग है। तो क्या अगर हम आप कहते हो 25 भाग, तो हम पूछेंगे आपसे 25वें भाग में क्या है? तो 22 भाग के बाद संविधान खत्म, वहां 23वां भाग कोई है नहीं जिसको आप बताओ इसमें क्या है। 24वां कोई भाग है नहीं, अंतिम भाग 22 है। उसके बाद 22 बाद संविधान की किताब में कोई 23वां भाग नहीं दिखाई पड़ेगा। तो 25 कैसे हो गए? बीच में काखा तक तुमने जोड़े भाग। तो अगर पूछा जाए गणना की दृष्टि से कितने भाग हैं, तब आपका आंसर क्या होगा? 25। लेकिन अगर ये पूछा गया गणना की दृष्टि से और विकल्प में 22 दिया गया है, पूछा गया संविधान के भाग कितने हैं, तो आपका आंसर 22 हो जाएगा। लेकिन अगर विकल्प में 22 है ही नहीं तो आप ढूंढिए क्या है, 25 है, तब आप ढूंढोगे। अगर 22 और 25 दोनों दिया गया है, आपका आंसर 22 ही होगा, क्योंकि यही ऑफिशियली है। ठीक, आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से, ऑफिशियली हमारे संविधान में आज भी 22 भाग भी हैं, गिनने में 25 आते हैं। ये विकल्प तय होगा आपका आंसर क्या होगा। आपकी पहली प्रेफरेंस, आपकी प्राथमिकता 22 है। आप देखिए विकल्प में 22 हो जाए आंसर होगा। अगर विकल्प में 22 नहीं है तो आप वहां बैठ के माथा ना पीटना, यहाँ तो 22 दिए नहीं गया है, आप देखना 25 है, वो आपका जवाब हो जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट, अपना सुप्रीम कोर्ट किस भाग में है? क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट 127, 124 से 147। हाँ, ये आपने बैठ डाला। तो देखिए भाग 5, पार्ट 5 बस ये पॉइंट मैंने आपको बता दिए। माने सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? भाग 5 में है। किस अनुच्छेदों के पीछे? 124 से 147। और हेरिटरी कंपोजिशन माने संरचना। संरचना का तो क्या है? ये अब देखिए जब संविधान
आरंभ किया गया था 26/6/1950 को। वहां पर आर्टिकल 124 में लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 अन्य जज होंगे, अन्य न्यायाधीश। इस प्रकार कुल कितने होंगे? 8 न्यायाधीश होंगे। कितने होंगे? 8 न्यायाधीश। तो संविधान ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। इस प्रकार कुल 8 न्यायाधीश हुए। मगर संसद को ये अधिकार दिया गया है कि समय समय पर वो इन कानून के द्वारा कानून बनाकर इन न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। ठीक? तो संसद ने कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम। अगर कानून कब बना, कोई कानून इंपॉर्टेंट नहीं है, सर 1954 के आसपास बना है। ठीक? और कानून बना के इन न्यायाधीशों को 8 से बढ़ाकर कर दिया गया 10, माने 1 + 9 10 कर दिया गया। बाद में फिर देखा इससे काम नहीं चल रहा है, तो वो जो कानून बना था सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम, उस पर संशोधन किया गया। तो कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 10 नहीं जो है 17 होगी। ठीक? फिर देखा गया कि 17 कम करने की संख्या मामले ज्यादा है, नहीं हो रहा। तो क्या किया गया, कुछ नहीं किया। जो कानून बना था यहाँ लिखा था सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 17 है, उसको संशोधन किया गया और क्या किया 25। और इस प्रकार से जो संख्याओं फिर देखा आगे बढ़ाना है। तो क्या किया गया, वो कानून जो बना था, किसने बनाया था कानून? संसद ने बनाया था। इसमें इतना सीरियस नहीं क्या जरूरत है? अच्छा हाँ, करेक्ट। कानून किसने बनाया था? आपका कमेटी का अध्यक्ष सोच रही है। चलिए चलिए, कानून कौन बना? संसद ने कानून बनाया। बात का सार ये है, सबसे पहले संविधान ने खुद ही लिख दिया, अनुच्छेद 124 क्लॉज 1 में लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। और ये भी लिख दिया कि संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन करेगी। उसके लिए संसद करेगी, इसका भी संसद कानून बना के करेगी, ये अंडरस्टूड है। जब कहे संसद द्वारा, तो इसका एक ही अर्थ है, संसद के कानून के द्वारा, संसद के अधिनियम द्वारा, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसका यही अर्थ होता है। तो संसद ने कानून बना एक कानून भी बनाया, अब बाद उस कानून संशोधन किया जाएगा। तो फिर संशोधन किया गया और 25 इनको कर दिया गया, 31 माने एक वो बाकी अन्य। और उसके बाद बात यही नहीं रुकी, इसमें फिर परिवर्तन किया गया 2019 में। 2019 में आज है, अब संख्या हो गई है 34 प्लस 33। अब देखिए प्रश्न कैसे बनेगा आप संख्या में। आप ये देखिए प्रश्न एग्जाम कैसे बनेगा। प्रश्न क्यों बनेगा, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति के आदेश से बढ़ाई जा सकती है। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? गलत है। राष्ट्रपति का यहाँ कोई रोल नहीं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ती है। स्टेटमेंट सही गलत है? सही है। अब आज तक मत चल रहा है। पिछली बार सब जो है फिसल गए थे, तुमने सही जवाब दिया था। आज भी तुम ये सही सोच रही हो। ये किस प्रकार से तो पूछा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने की कोई संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, संसद के कानून के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया जाता है। बस ये पॉइंट है ध्यान देने का। सर 2 ही दिन पढ़ाएंगे, ज्यादा दिन पढ़ाने तो कल नहीं। अरे सर कल आ जाइए सर। कल आ जाइए दिवाली। हाँ दिवाली की फिर तो सफाई है। दिवाली में छुट्टी है। मंडे ट्यूसडे सफाई।
सर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पे छुट्टी रहेगी, आप कल आ जाइए। अभी काफी दिन है, कल छुट्टी हो जाएगी। अभी इसको तो पढ़ो, ये पढ़ा रहा है अभी जो है अरे नहीं सर, पहले ये कल आपका बताइए। जैसा टाइम है वो जा रहा है। फिर कल आइएगा। पहले हाँ पहले छुट्टी का हो जाएगा। आरंभ में इतनी देर से आरंभ में संविधान द्वारा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या, आरंभ में संविधान द्वारा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 8, न्यायाधीशों की संख्या 8 के ब्रैकेट में लिखिए 1+7। समझ आप आगे ना जब कहते हैं 1+7, 1 कौन है? चीफ जस्टिस, बाकी रेस्ट ऑफ द जजेस। आरंभ में संविधान द्वारा पंजीकरण कीजिए, संविधान द्वारा पंजीकरण कीजिए। न्यायाधीश की संख्या 8 निर्धारित की गई थी, 8 निर्धारित की गई थी। घटना 1+7 है, ठीक है। ओरिजिनली the number of judges, originally the number of judges in Supreme Court, originally the number of judges in Supreme Court was fixed, was fixed 8, was fixed 8, bracket में 1+7, bracket में 1+7 by the Constitution, by the Constitution। पैरा चेंज कीजिए और लिखिए संविधान संसद को शक्ति देता है, संविधान संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या, संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को समय समय पर निर्धारित करे। The Constitution empowers the Constitution to determine by law कॉमा लगाइए, by law और फिर कॉमा लगाइए, to determine by law the number of judges या strength of judges in the Supreme Court। इस प्रोविजन का इस प्रावधान का इस प्रावधान का प्रयोग करते हुए संसद में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को संसद में इस प्रावधान का प्रयोग करते हुए संसद में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या को, हाँ सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है, हाई कोर्ट की बात चल रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात चल रही है। हम आपको ध्यान दिलाएंगे सुप्रीम कोर्ट का देते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन बार बार ये जरूरत नहीं सुप्रीम कोर्ट बात सारी कहानी भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही चल रही है। जब कहते हैं न्यायाधीश तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। तो इस प्रावधान का प्रयोग करते हुए संसद में सुप्रीम कोर्ट में
न्यायाधीशों की संख्या को वर्तमान में बढ़ाकर 34 ब्रैकेट में 1 + 33 34 कर दिया है। Using the above article कौन सा आर्टिकल 124 मोस्ट क्लॉज है, ठीक है। एग्जाम में इतना क्लॉज पहले का नहीं पूछा जाता। सुप्रीम कोर्ट क्या 124 यूजिंग द अबव प्रोविजन द पार्लियामेंट हैज इंक्रीज्ड comma at present the parliament has increased comma at present फिर comma the parliament has increased the number of judges in the Supreme Court. Parliament has increased the number of judges at Supreme Court. Up to 34 ब्रैकेट में 1 + 33 ठीक। आप NOTE नोट कीजिए, NOTE नोट ऐसे नोट करके इसको अंडर नोट। ये बात ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को परिवर्तित करने के लिए परिवर्तित क्या करेंगे, बढ़ाएंगे ही, घटाएंगे नहीं, ठीक। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को परिवर्तित करने के लिए या बढ़ाने के लिए, ठीक, किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं, बात क्लियर है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि संसद के कानून द्वारा काम हो जाएगा। संसद ने कह दिया कि देखो संख्या में इतनी हम निर्धारित कर रहे हैं, बाकी अब पार्लियामेंट की अथॉरिटी है, वो एम्पावर्ड है, वो उसको जब चाहे संख्या को बढ़ा दे। और उसके लिए जब कानून बनना है तो संसद में उस कानून में संशोधन किया जाएगा। कानून का 10 संशोधन करके दिया, 17 संशोधन करके दिया, 25 संशोधन करके कर दिया गया, 33। इस प्रकार से कानून में संशोधन किया जाता है संविधान में। देखिए, संविधान का संशोधन एक जटिल प्रक्रिया है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन संसद के कानून को संशोधित करना एक आसान प्रोसेस है। यहाँ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, तो संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। तो संविधान का संशोधन एक टफ प्रोसेस है। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को अगर बदलना है तो राष्ट्रपति कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल नहीं जरूरत पड़ेगी। तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं, वो जो कानून बना हुआ है उसको संशोधन करना पड़ेगा, कोई संविधान संशोधन की जरूरत नहीं। ये बात आपको लिखा है, नोट करके क्या लिखा है? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को करने के लिए अंग्रेजी में लिखिए नोट। To increase the number of judges in the Supreme Court, to increase the number of judges in the Supreme Court, no constitutional amendment is required. No constitutional amendment is required. It is affected by an ordinary act. It is affected by an ordinary act of Parliament. It is affected by an ordinary act of Parliament. बस इतने से बात है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर में आ गया। तो अब यहाँ पर आपको दो बात याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? 34।
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में कोई परिवर्तन करना है तो संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी एक्ट पास होगा, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ पार्लियामेंट से ये काम कर दिया जाएगा। ठीक, अब आगे नंबर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, न्यायाधीशों की नियुक्तियां, तो उसको बता दें। तो कर पाएंगे सर कल आइए।